ये है मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी तकदीर बनाने आते हैं। बॉलीवुड के चमकदार पोस्टर्स, रातों की रोशनी, दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स जो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे, बेहिसाब गाड़ियों का शोर और फुटपाथ पर सपने बेचती हुई जिंदगियां। एक शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा साया है जो अंधेरा ढाले अभी भी खड़ा है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक ही नाम का राज है। यह नाम मुंबई के हर कोने में गूंजता है, डर के साए में और बिना किसी आवाज के। एक ऐसा नाम जिसको आप शायद कभी आमने सामने सुन ना पाए, लेकिन इसके होने का एहसास हर जगह महसूस होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो आम सा लड़का था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस शहर का बेताज बादशाह बन चुका है। मगर ये कहानी एक शहर पे मबनी नहीं है। ये एक ऐसे नाम से जुड़ी है जो अब एक आम गुंडा नहीं, बल्कि एक ऐसे माफिया का नेटवर्क बना चुका है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर हथियार और ड्रग की स्मगलिंग, मैच फिक्सिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब कुछ इस माफिया के बाएं हाथ का खेल बन चुका। मगर इस सब में सवाल यही है कि वो नाम आखिर है क्या? कैसे एक लड़का जो मुंबई की तंग गलियों में पैदा होता है, दुनिया के सबसे बड़े माफिया डॉन का दर्जा पा लेता है? क्या ये कहानी सिर्फ एक इंसान की है या एक ऐसी ताकत की जो आज भी दुनिया के किसी कोने में छुपी हुई है? Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi. कि मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। Dawood Ibrahim indeed lives in Karachi. The most wanted Don Dawood Ibrahim. दाऊद इब्राहिम का ग्लोबल टेरर है। क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या असल दुनिया का वो बादशाह जो हमेशा अपनी कहानी के पीछे छुपा रहता है, आज तक ना कोई पकड़ सका ना कोई देख सका? ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम कास्कर 27 दिसंबर 1955 को डोंगरी, जो कि मुंबई का एक गुंजान आबाद इलाका है, वहां पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उनके वालिद एक पुलिस कांस्टेबल थे। लेकिन इस सब के बावजूद दाऊद इब्राहिम का कानून या पुलिस से कभी कोई लगाव नहीं बना, बल्कि डोंगरी जैसे शेडी इलाके में रहने की वजह से उन्हें क्राइम की दुनिया की तरफ मुंह मोड़ना पड़ा। सन 1970 में दाऊद अभी एक बच्चा था, लेकिन वो छोटे मोटे जुराइम जैसे कि स्मगलिंग, 2 नंबर शराब बेचना और छोटी मोटी चोरियों में मुलव्वस होना शुरू हो गया। लेकिन 1974 में 19 साल की उम्र में दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। इतनी छोटी उम्र में उनका नाम हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे कद आवर गुंडों के साथ लिया जाना शुरू हो चुका था। 1980 में दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे तब्दील करने वाला था। पठान गैंग, जिसके लीडर करीम लाला थे, उन्होंने एक हमले में शबीर, जो कि दाऊद के सगे भाई थे, उनको कत्ल कर दिया और यहां शुरू हुई एक गैंग वॉर, जिसका इख्तिताम दाऊद इब्राहिम ने तीनों कातिलों को इस दुनिया से रुखसत करने के बाद किया। और अब वो बन चुके थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह। अब बनी डी कंपनी, एक क्राइम सिंडिकेट जो कि स्मगलिंग के बड़े ऑपरेशंस, भत्ताखोरी और ब्लैक मार्केट के तमाम धंधों में इन्वॉल्व थी। उनके ऑपरेशन और इन्फ्लुएंस खाली मुंबई नहीं बल्कि दुबई तक पहुंच चुके थे और अब उन्होंने अपना मेन अड्डा दुबई को बना लिया था। 1980 की दिहाई में दाऊद इब्राहिम के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। डी कंपनी अरेबियन सी के सुल्तान बन चुके थे। सोने की स्मगलिंग हो या मंशियात की तिजारत या चोरी के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की खरीदो फरोख्त, ये सब कुछ गल्फ से इंडिया और इंडिया से गल्फ तक पहुंचाना डी कंपनी की जिम्मेदारी बन चुका था। तकरीबन इंडिया की 80% तक ममनुआ चीज़ें दाऊद भाई का गैंग हैंडल करता था।
1989 तक डी कंपनी तकरीबन सालाना 1000 करोड़ इंडियन रुपीस यानी कि 130 मिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस कर रहे थे। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ रहा था वहीं साथ साथ उनका पॉलिटिक्स, लॉ एनफोर्समेंट्स और बॉलीवुड के सितारों पे इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। अर्ली 90s तक दाऊद भाई और डी कंपनी एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट बन चुके थे जिनकी रिसाई मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उनकी सबसे बदनामे ज़माना हरकत अभी भी होने वाली थी, जिसके बाद उनके साथ टेररिस्ट का नाम हमेशा के लिए जुड़ने वाला था। नाइनटीन 93 में दाऊद इब्राहिम ने अपने आप को इंडिया और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का शहंशाह डिक्लेयर कर दिया हुआ था। लेकिन 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट थे जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे बदलने वाला था। मार्च 12, 1993 वाले दिन मुंबई में 12 जोरदार धमाके सुने गए जिन्होंने इस शहर को मुकम्मल तौर पे हिला के रख दिया। इन धमाकों में 257 लोग अपनी जान से गए और हजारों और जख्मी हुए। ये एक ऐसा वाकया था जिसने इंडिया भर में खौफ की एक लहर पैदा कर दी थी और इसका असर लोगों के ज़हनों में फंस सा गया था। इस वाकये के फौरन बाद दाऊद इब्राहिम को इसका मास्टरमाइंड करार दे दिया गया और कहा गया कि ये वाकया बाबरी मस्जिद शहीद करने के जवाब में किया गया ताकि लोगों में खौफ व हिरास फैल जाए। इस सानेहे के बाद दाऊद इब्राहिम के नाम के साथ अब गैंग लीडर होने के साथ साथ टेररिस्ट का नाम भी जोड़ दिया गया और दुनिया भर में अब वो टेररिस्ट के तौर पे जाने जाना शुरू हो गए। इस हौलनाक वाकये में मुलव्विस होने के बाद दाऊद इब्राहिम इंडिया के मोस्ट वांटेड आदमी बन गए और उन्हें मजबूरन अपना मुल्क छोड़ के भागना पड़ा और उन्हें पाकिस्तान में पनाह लेनी पड़ी। कई मखसूस सोर्सेज के मुताबिक बताया जाता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें हिफाजती तहवील में ले लिया और अब कराची जैसे शहर से बैठकर दाऊद इब्राहिम ने एक बार फिर से डी कंपनी को चलाना शुरू किया और दुनिया भर में अपने नेटवर्क को फैलाने में कामयाब हो रहे। यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है कराची का पॉश इलाका, डिफेंस हाउसिंग का फेज 5। अब दाऊद इब्राहिम इंडिया से तो भाग चुके थे और अपनी जिलावतनी वो दूसरे मुल्कों में काट रहे थे, लेकिन अब भी उनकी ड्रग ट्रैफिकिंग, मैच फिक्सिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधे दबा के चल रहे थे और उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। कई दिहाइयां गुजर जाने के बाद भी दाऊद इब्राहिम आज भी इंटरनेशनल एजेंसीज की गिरफ्त से बचे हुए हैं। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद इंडिया ने उनके नाम के बेशुमार वारंट्स जारी किए। यहां तक कि इंटरपोल जैसी एजेंसी ने भी उन्हें मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल रखा। और यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत ने 2003 में दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया और उनके सर पे 25 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत भी मुकर्रर की। लेकिन आज तक FBI, इंटरपोल, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कोई भी दाऊद इब्राहिम को धरने में कामयाब नहीं हो पाए। दाऊद इब्राहिम का गायब हो जाना और कभी पकड़े ना जाना, ये काबिलियत अक्सर पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के सर सौंपी जाती है क्योंकि मखसूस रिपोर्टें कहती हैं कि वो पाकिस्तान में इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के सहारे छुपे बैठे हैं और कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। इस सब के जवाब में पाकिस्तान हुकूमत यही कहती है कि उनका इस सब में किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं। देखिए, हमारा मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं है और वो दाऊद इब्राहिम को कोई भी प्रोटेक्टिव कस्टडी नहीं दे रहे। शायद उनकी वसीओ अरीज़ दौलत, महफूज पनाहगाहें और इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क एक बड़ी वजह है जिसके सहारे वो दुनिया की नज़रों से छुपे बैठे। जुर्म की इंडस्ट्री में इतने साल बिताने के बाद दाऊद इब्राहिम की कहानी एक अफसानवी रूप सा धार चुकी है, जहां एक विलन के पीछे पुलिस लगी हुई है और वो विलन हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता हुआ बच निकलता है। या शायद इतने अरसे से 2 नंबर से की गई कमाइयां आज ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बन चुकी हैं जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर की शक्ल धार चुकी है और इसी बिजनेस एम्पायर के इन्फ्लुएंस से वो अपने रास्ते में आई हर मुसीबत को बाआसानी खरीद कर पार कर लेते हैं। शायद यही वो काबिलियत है जो उनके अमर होने का सबब बनती जा रही है। अगर हम उनकी क्राइम सिंडिकेट की लेगेसी की बात करें
तो वो शायद डर, ताकत और पैसे पे बुनियाद करती हो। उन्होंने बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज और खतरनाक तरीन दुश्मनों से बचे रहकर पूरी दुनिया को शशो पंज में डाले रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब लोग उनको उनके डर से नहीं पकड़ते क्योंकि उनके पास बेशबहा सरकारी राज है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तो दाऊद इब्राहिम पकड़े गए तो उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या उनकी बनाई डी कंपनी, जिसकी दहशत पूरी दुनिया में फैली, क्या वो उनके बगैर चल पाएगी या पत्तों से बने महल की तरह बिखर जाएगी? क्या उनकी लेगेसी संभालने के लिए कोई उनका जानशीन है या नहीं? इन सवालों का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।